हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 मार्च 2022 को DOE के एग्जाम की थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज हम लोग थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये हमारी DOE की जो आखिरी एग्जाम है उसके क्वेश्चंस हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग MCD के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हम लोगों का वीडियो है ये 30 मार्च 2022 का लास्ट शिफ्ट का DOE का एग्जाम है। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नम्रता ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदी। तो जितना हम लोगों को दिया है उतना हम लोग नोट डाउन करते जाते हैं। सबसे पहले अंकित मूल्य हम लोग मान लेते हैं x है। तो अंकित मूल्य हम लोगों ने मान लिया जब x है तो आगे कह रहा है कि 25% की छूट पर एक कार खरीदी। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं जो उसका क्रय मूल्य है वो 25% की छूट यानी 75/100 हो गया। 25 से डिवाइड किया, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100 यानी 3x/4 उसका क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि इसने इसे कार को 300 दिनों के लिए किराए पर देकर इसकी आधी राशि की कमाई की। तो उसकी जो कमाई आई किराए से कमाई आई वो उसकी कितनी आई, 3x/4 में उसने खरीदी थी और इसकी आधी राशि यानी 2 से भाग कर देंगे, 3x/8 उसने किराए से प्राप्त की। अब नेक्स्ट कह रहा है लेकिन उसे रिपेयरिंग और सर्विसिंग पर अंकित मूल्य का 5वां हिस्सा खर्च करना पड़ता है। तो यहां लिख देते हैं रिपेयरिंग पर उसे जो है अंकित मूल्य का 5वां हिस्सा। तो अंकित मूल्य हमारा कितना था, x था और इसका 5वां हिस्सा खर्च करना पड़ता है यानी x/5 और खर्च करना पड़ता है रिपेयरिंग और सर्विसिंग पर। फिर आगे कह रहा है उसके बाद वह इसे अंकित मूल्य के 3/5वें हिस्से पर बेचती है। तो जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 3/5 है। तो x का 3/5वां हिस्सा यानी 3x/5 हो गया। अब हम लोगों ने देखा जो उसने क्रय मूल्य जो उसका था 3x/4 था, x/5 उसने और खर्च किया यानी हम लोग कह सकते हैं टोटल जो उसका खर्चा हुआ कार में, टोटल जो खर्चा हुआ उसका वो हुआ 3x/4 प्लस x/5। एलसीएम ले लेते हैं 20, 4 पंचे 20, 5 तिया 15x प्लस 5 चौको 20, 4x यानी 19x/20। तो कार को खरीदने में उसके द्वारा जो किया गया खर्चा था वो 19x/20 था। अब आगे हम लोग निकाल लेते हैं उसने कार से प्राप्त कितना किया। तो जो प्राप्त है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। किराए से उसने 3x/8 प्राप्त किया और विक्रय मूल्य से उसने 3x/5 प्राप्त किया यानी जो टोटल उसने प्राप्त किया। एलसीएम ले लेते हैं 40, 8 पंचे 40, 5 तिया 15x, 5 अट्ठे 40 यानी 8 तिया 24x यानी टोटल जो उसने प्राप्त किया वो 39x/40 है। तो उसके द्वारा जो खर्चे किया गया रुपए है वो 19x/20 है। उसके द्वारा जो प्राप्त रुपए है वो 39x/40 है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इसे पूरे लेन देन में उसे 12 लाख रुपए अर्जित किए तो यानी कि जो उसने प्राप्त किए और जो खर्चा किया उनका जो अंतर है वो 12 लाख रुपए है। तो जो हमारा प्राप्त है वो 39x/40 है और जो खर्चा हुआ 19x/20 है। तो इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 39x/40 उसने जो है खर्च किया, प्राप्त किया और 19x/20 उसने खर्च किया। तो उसे कितने रुपए प्राप्त हो गए, 12 लाख रुपए प्राप्त हो गए। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 40 हो गया तो ये 39x हो गया, ये 38x हो गया, ये 12 लाख हो गया। तो ये हमारा x/40 हो गया बराबर 12 लाख हो गया। तो x बराबर 40 गुणे 12 लाख यानी ये हमारा हो गया 48,01234। तो ये हमारा आ गया अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य हमको पता चल गया तो आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि उसे प्रतिदिन प्राप्त होने वाली किराए की राशि क्या होगी। तो जो किराया से वो धन प्राप्त कर रहा था, किराया से हम लोगों ने जो माना था वो कितना माना था, 3x/8 माना था। तो 3 गुणे क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 48,01234। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया बटे 8। तो 8 से डिवाइड किया तो ये 6 हो गया। तो ये आ गया 3 गुणे 6, 12345। तो ये हम लोगों का आ गया जो किराए से उसे प्राप्त राशि है वो टोटल राशि हम लोगों को पता चल गई कितनी है, इतनी है। अब कह रहा है कि उसने 300 दिनों में इतना प्राप्त किया और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है प्रतिदिन प्राप्त होने वाली राशि। तो प्रतिदिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन के लिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं। प्रतिदिन की जो राशि होगी वो टोटल राशि बटे 300, क्योंकि 300 दिनों के लिए उसने उठाया, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटा 3 कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का आ गया 6000 रुपए। तो हम लोगों का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। काफी लेंथी क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें अंकित मूल्य माना x
उसके बाद 25% की छूट पर कह रहा था, इसलिए हम लोगों ने उस पर 25% की छूट दी। तो हम लोगों का जो क्रय मूल्य आ गया वो 3x/4 आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस कार को 300 दिनों के लिए किराए पर देकर इसकी आधी राशि की कमाई की। तो 3x/4 जो है उसने खरीदा था, तो 3x/8 की कमाई कर ली। लेकिन उसे रिपेयरिंग और सर्विसिंग पर अंकित मूल्य का 5वां हिस्सा खर्च करना पड़ता है। तो रिपेयरिंग और सर्विसिंग पर हम लोगों ने x/5 निकाल दिया। अंकित मूल्य हमारा x था और इसका 5वां हिस्सा x/5 हो गया। वह इसे अंकित मूल्य के 3/5वें हिस्से पर बेचती है। तो अंकित मूल्य हमारा x था, तो 3/5x में बेचती है। तो हम लोगों ने टोटल उसके द्वारा किया गया खर्चा निकाल लिया, टोटल उसके द्वारा प्राप्त हम लोगों ने निकाल लिया धन कितना है, दोनों का अंतर करके 12 लाख के बराबर कर दिया। तो x यानी कि अंकित मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया। जब अंकित मूल्य पता चल गया तो किराया जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा था वो 3x/8 हो रहा था। तो यहाँ से हम लोगों ने टोटल जो किराया उसे 300 दिन में मिला उसको हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। फिर प्रतिदिन के लिए पूछ रहा था, 300 दिनों के लिए उसने उठाया था, टोटल उसे इतना मिल रहा था एक दिन में, तो 300 से डिवाइड कर दिया, 6000 रुपए हम लोगों का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि एक संख्या में 62.5% की कमी की जाती है और वह 300 बन जाती है। तो हमने मान लिया सबसे पहले संख्या x है और x में कितनी कमी की जाती है, 62.5% की कमी की जाती है, बटे 100% को हटाएंगे तो संख्या कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है। तो 100 में से हम लोगों ने 62.5 माइनस किया तो 37.5 हो गया, बटे 100 बराबर 300। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 गुणे 100 बटे 37.5। दशमलव को हटाया, जीरो ऐड किया, 5 से डिवाइड किया, 5 सत्ते 35, बचा 2 5 25, फिर 5 से किया 5 छक्का 23, जीरो। फिर हम लोगों ने इसको 25 से डिवाइड किया, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 40 हो गया। 3 से किया तो ये 20 हो गया। तो हम लोगों का आ गया 800, यानी जो हम लोगों ने संख्या मानी थी वो 800 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने संख्या मान ली और 62.5% की कमी हो रही थी, तो हम लोगों ने 100 में से 62.5 माइनस कर दिया, यानी 37.5 बचा। तो x इंटू 37.5/100 बराबर 300 हो गया। कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करने पे जो हम लोगों का आ गया वो हम लोगों का x बराबर 800 आ गया, यानी जो हम लोगों की संख्या है वो 800 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक नाव द्वारा y किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी तय करने में लिया गया समय y + 9 किलोमीटर अनुप्रवाह की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर है यदि ऊर्ध्व प्रवाह गति अनुप्रवाह गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है और स्थिर जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को नाव की चाल दे रखी है, धारा की चाल नहीं दे रखी है, लेकिन हम लोगों को दे रखा है कि ऊर्ध्व प्रवाह गति और अनुप्रवाह गति में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी दोनों का जो अंतर है वो 8 है। तो हम लोग मान लेते हैं धारा की चाल जो है a है। तो हम लोगों ने सबसे पहले धारा की चाल मान ली a। तो जब धारा की चाल a मान ली तो ऊर्ध्व प्रवाह में क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पहले भी बात की है इसके बारे में कि जब ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि जब नाव और धारा विपरीत दिशा में चलेंगी तो चाल जो है वो घट जाएंगी, क्योंकि ट्रेन में जो है चाल जुड़ जाती हैं और नाव में जो चाल है वो आपस में घट जाती हैं। तो 20 - a हो जाएगा, क्योंकि नाव की चाल 20 थी, धारा की चाल हमने मानी a, तो 20 - a हो गया। फिर अनुप्रवाह देखते हैं। तो अनुप्रवाह में क्या है, एक ही दिशा में चल रही हैं, अनुप्रवाह का मतलब होता है एक ही दिशा में, तो ये जो चाल है 20 + a हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऊर्ध्व प्रवाह गति और अनुप्रवाह गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि जो दोनों का अंतर है अनुप्रवाह 20 + a माइनस 20 - a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 20 + a माइनस 20 + a बराबर 8। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2a = 8। तो a की वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी 4। यानी अब हम लोगों को धारा की चाल पता चल गई। जब हम लोगों को धारा की चाल पता चल गई, नाव की पता है, तो दूरी हम लोगों से पूछ रहा है, तो सिंपल सा हम लोग समय बराबर दूरी बटे 4 लगा देंगे। तो पहले क्या है, y किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब चाल जो है आपस में घट जाएंगी। तो ऊर्ध्व प्रवाह में हम लोगों की क्या थी, 20 - a यानी 20, और a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 4। और y + 9 जाने में समय लगा, y + 9, तो हमारी नाव की चाल थी 20, धारा की चाल थी 4, अनुप्रवाह में 20 + a था तो 20 + 4 कर दिया। दोनों के द्वारा लिया गया समय हम लोगों का बराबर था तो इक्वल कर दिया। तो ये y बटे 16 हो गया, ये y + 9 बटे 24 हो गया। हम लोगों ने डिवाइड किया, 4 × 16, 4 × 24, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो ये हम लोगों का आ गया यहाँ पर y बटे 2 बराबर y + 9 बटे
3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3y बराबर 2y प्लस 18 हो गया। अब पक्षांतर कर दिया तो 3y माइनस 2y बराबर 18 हो गया। तो y बराबर हम लोगों का आ गया 18 किलोमीटर, जो कि हम लोगों से y का मान पूछ रहा था, तो y का जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 18 किलोमीटर। सबसे पहले हम लोगों ने धारा की चाल मानी a, नाव की चाल हम लोगों को दी थी 20, तो ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि विपरीत दिशा में चाल जो है आपस में घट जाएंगी, 20 माइनस ए हो जाएगा। अनुप्रवाह यानी कि धारा की दिशा में चाल आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 20 प्लस ए हो जाएगा। अब ऊर्ध्व प्रवाह गति जो है अनुप्रवाह गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि दोनों का अंतर दिया गया है, दोनों का अंतर करके हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाल ली, यानी धारा की चाल हम लोगों को पता चल गई 4। अब हम लोगों ने समय बराबर दूरी बटे चाल का फार्मूला लगाया, तो दूरी हमें दी थी y, ऊर्ध्व प्रवाह कह रहा था इसलिए चाल आपस में घट गई। नाव की चाल 20 थी, धारा की चाल 4 थी, तो y बटे 4 यानी y बटे 16 हो गया। फिर y प्लस 9 गया, तो 20 हम लोगों की थी नाव की चाल, 4 थी धारा की चाल, अनुप्रवाह जा रहा था इसलिए चाल आपस में जुड़ गई। और क्वेश्चन में कह रहा था इनके द्वारा लिया गया समय बराबर था, तो समय को बराबर कर दिया, y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, y की वैल्यू आ गई 18 किलोमीटर, जो कि हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक इक्वेशन दी गई है और पूछ रहा है कि इसका क्या मान होगा। तो 7/9 का 3/14, 9 का मतलब होता है गुणा, तो 3/14 हो गया, भाग 5/6 गुणे 1/15 माइनस 10 बराबर 46 माइनस क्वेश्चन मार्क है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों ने x रख लिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 से इसको कैंसिल किया, 7 दूनी 14, 3 से इसको काटा 1/3, तो ये 3 और 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 1/6 हो गया। 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 15 हो गया, तो 1/18 हो गया, माइनस 10 बराबर 46 माइनस x। अब हम लोग जानते हैं जब भाग का चिन्ह होता है तो उल्टे से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर भाग है तो चिन्ह को चेंज कर देंगे, और ये 18 अपान में था तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस 10 बराबर 46 माइनस x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 × 18 हो जाएगा, तो 3 माइनस 10 बराबर 46 माइनस x। तो 3 माइनस यहाँ पे 3 माइनस 10 होगा, 3 माइनस 10 बराबर 46 माइनस x, तो ये हो जाएगा -7 बराबर 46 माइनस x। अब हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो x इधर आएगा और इधर 46 प्लस 7 हो जाएगा, तो x बराबर 53 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने 7/9 गुणे 3/14 कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, 1/6 आ गया, 5/6 गुणे 1/15 को सॉल्व किया तो 1/18 आ गया। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों ने x कर दिया, फिर ये भाग था तो भाग का चिन्ह को हटाया और उल्टा कर दिया, 1/18 था तो 18 हो गया, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू हम लोगों की आ गई 53। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को एक जो है यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, और इसमें हम लोगों को सभी 5 वर्षों के लिए हरी कार की कुल बिक्री और सभी 5 वर्षों में सफ़ेद कार की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो जो हम लोगों की सफ़ेद हैं वो हम लोगों की ये वाली है, यानी ये है 32, 36, 40, 38 और 52। तो ये हम लोगों की जो है सफ़ेद कार है, इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 32, फिर 36, फिर 40, उसके बाद 38 और उसके बाद 52। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे जो हम लोगों का ये आ जाएगा 198, यानी टोटल जो सफ़ेद कार है वाइट वाली वो 198 है। और आगे कह रहा है कि सभी 5 वर्षों में सफ़ेद कार की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, किसकी, हरी कार की कुल बिक्री का। तो हरी वाली जो कार है यानी ग्रीन हम लोग इधर लिख लेते हैं, और ग्रीन वाली देखते हैं, सबसे पहले ये वाली ग्रीन है तो ये 25 हो गया, फिर 18 हो गया, और उसके बाद 36 हो गया, फिर 30 हो गया, और फिर 39 हो गया। तो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 148। तो जो हरी कार टोटल है वो 148 है और सफ़ेद कार हमारी 198 आई हैं। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, जो वाइट वाली थी, वाइट वाली जो कार थी वो हमारी 198 थी, और ग्रीन वाली जो कार थी वो हम लोगों की 148 थी। अब पूछ रहा है कि जो हरी कार है वो कुल सफ़ेद कार का कितना प्रतिशत है, यानी जो हरी वाली है वो सफ़ेद का कितना प्रतिशत है। तो हरी बटे सफ़ेद गुणे 100% में बदलने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 148 से 148 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.7474 इंटू 100, यानी 74.74% जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन में जितनी भी सफ़ेद कार थी उनको ऐड कर लिया, हम लोगों का 198 आ गया। फिर हम लोगों ने हरी कार जो है उनको ऐड कर लिया, 148 आ गया। फिर कह रहा है कि हरी कार सफ़ेद का कितना प्रतिशत है, तो हरी बटे सफ़ेद गुणे 100। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आ गया हम लोगों का 74.74%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी एक ग्राफ दिया गया है और इसमें कह रहा है कंपनी सी की बिक्री ई से कितने प्रतिशत अनुमानित अधिक है। तो सी की जो बिक्री है वो 48 है और ई की बिक्री है 41 है। कितना अधिक है, तो 48 माइनस 41 यानी कितनी अधिक है, 7 अधिक है। अब इसको हम लोगों से प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में क्या होता है, जितनी अधिक होती है वो लिखते हैं अपॉन जिससे अधिक होती है, यहाँ किससे अधिक है, 41 से अधिक है, इंटू 100। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 41 से 7 को भाग करेंगे तो 0.17 आ जाएगा, इंटू 100 यानी 17% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कंपनी सी में 48 थी, कंपनी ई में 41 थी। साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर जो अंतर है वो 7 का है और किससे अधिक है, वो 41 से अधिक है। तो इसलिए हम लोगों ने 7/41 गुणे 100 कर दिया, हम लोगों का आंसर आ गया 17%। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% छात्र भौतिकी में यानी फिजिक्स में 45% और 40% रसायन में, तो केमिस्ट्री में 40% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 35% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों का हम लोग लिख देते हैं बोथ। तो बोथ में कितने हुए, दोनों में 35%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले हमको पता है फिजिक्स में इतने अनुत्तीर्ण हुए, केमिस्ट्री में इतने फेल हुए और दोनों में मिलाकर टोटल इतने फेल हुए। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं कि अब हम लोग निकालेंगे ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो कम से कम एक विषय में फेल हो, या तो फिजिक्स में फेल हो या केमिस्ट्री में फेल हो। तो इसका एक फार्मूला होता है ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जो किसी एक विषय में फेल हैं। तो ए कितना है, 45 है, प्लस सी कितना है, 40 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में फेल हो, यानी यहाँ पे 35 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 85 माइनस 35 हो जाएगा, यानी 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हैं। तो जब 50% विद्यार्थी जो है किसी ना किसी विषय में फेल है, तो पास कितने हैं, टोटल हमारे 100 होते हैं। 50% जो है किसी ना किसी विषय में फेल हैं, तो हमारा जो पास आ गए वो भी 50% हो गए। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। सबसे पहले इसमें निकालते हैं जो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो किसी ना किसी विषय में फेल हैं। तो हम लोगों ने निकाला फिजिक्स में जो फेल है और केमिस्ट्री में जो फेल है उनको जोड़ के जो दोनों में फेल है उनको माइनस कर दिया, तो हम लोगों को पता चल गया 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। तो 50% अगर फेल हैं तो कितने पास होंगे, तो 50% हम लोगों के पास भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, औसत निकालना है। तो औसत के लिए हमने बताया था सभी जितना भी टोटल होता है इनको जोड़ देते हैं, जितने भी नंबर होते हैं उनका योग बटे जो नंबर होते हैं उनकी संख्या। जैसे कि यहाँ पे औसत कितना हो जाएगा, औसत हमारा हो जाएगा 80 प्लस 84 प्लस 88 प्लस 92 प्लस 96 प्लस 100 अपॉन कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6। अब इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे ही आ जाएगा हम लोगों का 540 अपॉन 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी औसत जो हम लोगों का आ जाएगा 90। सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हम लोगों ने निकाल लिया, पदों की संख्या हमारी 6 थी, डिवाइड कर दिया तो 90 हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मान लें n सबसे बड़ी संख्या हो जो 2405, 4065 और 6305 को विभाजित करेगी, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल छोड़ेगी, तो n में अंकों का योग कितना होगा। तो ऐसी जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों जो संख्याएं होती हैं इनका अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों से कह रहा है कि समान शेषफल छोड़ेगी। तो जो 4065 है दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं 2405, फिर इसी तरीके से तीसरे में दूसरे को माइनस करते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 4065। इसी तरीके से तीसरे में से पहले को माइनस करते हैं तो 6305 माइनस 2405। तो 4065 में से 2405 घटाएंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 1660। फिर हम लोग 6305 में से 4065 घटाएंगे तो आ जाएगा 2240। फिर इसमें से 2405 घटाएंगे तो आ जाएगा 3900।
अब जो ये संख्या हम लोगों को पता चली है, इनका हम लोग मासा निकाल लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगी, जो संख्या है वो हम लोगों को पता चल जाएगी, फिर उनके अंकों का योगफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो मासा के लिए क्या बताया था, हमने बताया था जब भी बड़ी संख्याएं हों तो हम लोगों के लिए भाग ईजी पड़ती है। इसके बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं पहले। 2240 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में ये जाएगा तो 1660 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये हो जाएगा 580 से। अब 1660 को डिवाइड करेंगे तो अब ये 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 1160। अब माइनस करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 580 को तो ये एक बार में जाएगा, ये 500 हो जाएगा तो 80 आ जाएगा। फिर 80 से 500 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, 480 हो जाएगा। ये 20 आ जाएगा, 20 से 80 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो ये जो संख्या होती है इससे हम लोग तीसरी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो 20 से अब हम लोग 3900 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा सबसे पहले तो 910 आ जाएगा, फिर 9 बार में जाएगा तो ये 180 आ जाएगा। फिर 10 में से 5 यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का 10 आ जाएगा और एक 0 नोट डाउन करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, पूरा शेषफल 0 आ जाएगा। यानी ये संख्या जो है ये सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसको हम लोग यहाँ पे जो कह रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 20 होगी, जिससे हम लोग इसको विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आएगा। तो n के अंकों का योग, तो n हम लोगों का कितना आ गया, 20 आ गया है। तो n के अंकों का योग यानी 2 + 0 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे में से पहला और तीसरे में से दूसरा और तीसरे में से पहला माइनस करते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनका हम लोग मासा निकाल लेते हैं। मासा हम लोगों ने भाग से निकाला। सबसे पहले 1660 से 2240 को डिवाइड किया, फिर शेषफल हमारा 580 आ गया, फिर 580 से 1660 को विभाजित किया तो 500 आ गया, फिर 500 से 580 को डिवाइड किया। इस तरीके से हम लोग इस प्रक्रिया को तब तक करते रहते हैं जब तक हम लोगों का शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो संख्या हम लोगों को प्राप्त होती है उससे हम लोग तीसरी संख्या को डिवाइड करते हैं, जो हमारी 3900 थी। इसको डिवाइड करने पे तब तक इसी प्रक्रिया को तब तक करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये संख्या हम लोगों का मासा हो जाती है। जब मासा हम लोगों को 20 पता चल गई यानी n की वैल्यू हम लोगों को 20 पता चल गई तो n के अंकों का योग पूछ रहा था तो 20 को हम लोगों ने अंकों का योग निकाल दिया 2 + 0 करके, तो हम लोगों का जो आंसर आ गया 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक स्टीमर अनुप्रवाह एक निश्चित दूरी को तय करता है जबकि वह 6 घंटे में तय करता है, जबकि वह 7.5 घंटे में वापस आता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, आगे स्थिर जल में स्टीमर की गति का ऊर्ध्वाधर स्टीमर की गति से अनुपात क्या होगा। तो इस टाइप का जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, समय बराबर दूरी बटे 4 लगाया था। तो समय हम लोगों का कितना 6 है और दूरी हम लोग को दी नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग दूरी मान लेते हैं डी। चाल हम लोगों की कितनी हो जाएगी, चाल यहाँ पर हम लोगों से यहाँ पे हम लोग शुरू से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान के लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि दूरी हम लोगों ने मानी डी है, दूरी बराबर डी मान लिया। फिर कह रहा है 6 घंटे में तय करता है यानी T1 हम लोगों का 6 हो गया और जब वापस आता है तो 7.5 में आता है तो T2 हम लोगों का 7.5 हो गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 15/2 घंटे हो गया और ये 6 घंटे। अब यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की जो गति है वो हम लोगों को दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टीमर की गति का पूछ रहा है। तो स्टीमर की गति हम लोग मान लेते हैं, स्टीमर की गति अगर हम लोग यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं तो अब अगर हम लोग स्टीमर की गति निकाल लेंगे तो स्टीमर की गति का ऊर्ध्व प्रवाह और स्टीमर की गति से अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समय बराबर दूरी बटे 4 लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा समय कितना था, 6 था, तो दूरी हमारी डी थी। चूँकि अनुप्रवाह जा रहा था इसलिए जो स्टीमर की चाल है और जो धारा की चाल है ऐड हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो विपरीत दिशा में जा रहा था तब 15/2 था ऊर्ध्व प्रवाह में, तो दूरी हमारी सेम थी और विपरीत दिशा में जा रहा था इसलिए चाल हमारी घट जाएंगी। तो पहली इक्वेशन हमारी ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, पहले से दूसरे को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने बात की थी, जो बटे का बटा होता है वो ऊपर चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा बटे 15 होगा और इधर x - 6 है ये ऊपर चला जाएगा तो d ब्रैकेट में x - 6 हो जाएगा और d ब्रैकेट में x + 6 हो जाएगा। अब d से d कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 से काटा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी हम लोगों का आ गया 4/5 बराबर x - 6 बटे x + 6।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 24 बराबर 5x माइनस 30। तो ये हम लोगों का हो जाएगा x बराबर 30 प्लस 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हम लोगों की स्टीमर की गति है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्थिर जल में स्टीमर की गति, तो स्थिर जल में स्टीमर की गति कितनी है 54 है, का अनुपात ऊर्ध्वाधर स्टीमर की गति से अनुपात क्या होगा। तो ऊर्ध्वाधर यानी कि विपरीत दिशा में क्या होता है हमारा x माइनस वाई, स्टीमर की गति माइनस जो हम लोगों की धारा की गति होती है। तो 54 माइनस धारा की गति कितनी थी हम लोगों की 6 थी, 54 माइनस 6 यानी 54 अनुपात 48। अब हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 नाम 54, 6 48 यानी 9 अनुपात 8 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में दूरी मानी, समय हम लोगों को दिया था 6 घंटा था जब वो अनुप्रभा जा रहा था यानी धारा की दिशा में जा रहा था, इसलिए 6 बराबर समय बराबर दूरी बटे 4 लगा दी, 4 आपस में जुड़ गई। फिर 15 बटे 2 घंटे दे रहा था जब हम लोगों की नाव और धारा की दिशा विपरीत थी, स्टीमर और धारा की दिशा विपरीत थी, तो 15 बटे 2 बराबर डी बटे x माइनस 6 लगा दिया। जब भी ऐसी इक्वेशन बनती है तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हम लोगों ने डिवाइड किया तो जो बटे का बटा होता है यानी जो सबसे नीचे वाली संख्या होती है ये ऊपर चली जाती है, तो 2 6 के साथ चली गई और x माइनस 6 डी के साथ चली गई। तो 6 गुणे 2 बटे 5 गुणे 15 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया ये वाली संख्या, और ये x माइनस 6 ऊपर चला गया। इसको कैलकुलेट कर लिया, x की वैल्यू हम लोगों को 54 पता चल गई। तो स्थिर जल में स्टीमर की गति कितनी होगी 54 ही होगी, और ऊर्ध्वाधर यानी विपरीत दिशा में तो स्टीमर की गति और धारा की गति को माइनस किया तो 54 माइनस 48 आया, यानी 9.8 हम लोगों का अनुपात आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक शराब की दुकान में 30% पानी है, यानी 30% हम लोगों का पानी हो गया, तो शेष हम लोगों का जो आ गया वो 70% हम लोगों की शराब आ गई। अगली बोतल में कह रहा है 40% पानी है और जो हम लोगों का अल्कोहल है वो 60 है। तो हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं, तो इसका अनुपात बन गया 3:7। इसका अनुपात निकालते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अनुपात बन गया हम लोगों का 2:3। अब इन दोनों का टोटल देखेंगे तो ये 10 है, इन दोनों का टोटल देखेंगे तो ये 5 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों में से दुकानदार को प्रत्येक बोतल से कितनी मात्रा में मिश्रण लेना चाहिए। हमने मान लिया जो पहली बोतल थे उससे x मात्रा में मिश्रण लेना चाहिए, दूसरी जो बोतल थी उससे y मात्रा में मिश्रण लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो अनुपात है वो 1:2 यानी 1/2 हो जाए। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया है कि दोनों में से मिश्रण की मात्रा कितनी लेनी चाहिए ताकि उसे 15 लीटर मिश्रण मिले, यानी जो पहले से x लिया है दूसरे से y लिया है, इसका जो टोटल है वो हमारा 15 होना चाहिए। क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 माइनस 2x बराबर 5 माइनस वाई हो गया। तो ये 2x पक्षांतर कर दिया, 2x माइनस वाई बराबर हम लोगों का बन गया 15। और एक ये इक्वेशन हम लोगों की बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये हम लोगों की थी इक्वेशन नंबर 1। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो x प्लस वाई बराबर 15, आपस में जोड़ दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो 3x बराबर 30 हो गया। तो x की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 10। जब x की वैल्यू 10 पता चल गई तो 10 को यहाँ पे पुट कर दिया, तो y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 15 माइनस 10, यानी y की वैल्यू जो हो जाएगी 5। तो यही हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा था कितना लेना चाहिए, तो 1 से 10 लीटर लेना चाहिए और दूसरे से 5 लीटर लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोगों को 30% पानी बताया था, तो हम लोगों ने निकाल लिया अल्कोहल 70% था, दूसरे में 40 और 60 था, दोनों का अनुपात निकाल लिया 3:7 और 2:3 हो गया। टोटल जो है ये 10 हो गया, ये टोटल 5 हो गया। 10 में से हमने x लीटर मिश्रण लिया और दूसरे में से हम लोगों ने y लीटर मिश्रण लिया। दोनों का टोटल 15 हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है और इन दोनों का अनुपात 1:2 दे रखा है, तो हम लोगों की इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई बराबर 15। एक इक्वेशन हमारी ये बनी x प्लस वाई बराबर 15। दोनों को सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। जब x की 10 पता चल गई तो y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू हम लोगों की 5 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 4.5, 15 और 0.3 का एलसीएम पूछ रहा है। तो इस टाइप का लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जहां पे हम लोगों से HCF पूछ रहा था। तो सबसे पहले हमने इसको जो है भिन्न में चेंज किया था और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम लोगों ने 1 लिख दिया। तो ये हम लोगों का क्या बन गया 45/10, 15/1, 3/10 का एलसीएम। तो जब हमने बताया था HCF जब हम लोग निकालते हैं तो ऊपर वाले का जो है HCF आता है और नीचे वाले का LCM आता है, और जब हम लोग LCM निकालते हैं तो ऊपर वाले का LCM निकालते हैं और नीचे वाले का HCF निकालते हैं। इतना आपको याद रखना है, जो भी चीज़ हम लोगों को निकालनी है वो ऊपर रहती है
और जो नहीं निकालनी है वो हम लोगों को नीचे रखना पड़ता है। जैसे HCF अगर ऊपर है तो LCM नीचे होगा, LCM निकालना है तो LCM ऊपर होगा, HCF नीचे होगा। तो 45, 15 और 3 का लासा निकालेंगे, तो लासा यहाँ पे निकाल लेते हैं 45, 15 और 3 का। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 15 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। 3 से फिर डिवाइड किया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। 5 से डिवाइड किया तो 1 1 1 हो गया। तो एलसीएम जो हम लोगों का आ गया 3 गुणे 5 हो गया, यानी 45 हम लोगों का एलसीएम आ गया। तो ऊपर एलसीएम रहता है, एलसीएम अपॉन HCF रहता है, तो एलसीएम हम लोगों का आ गया 45। 10 1 और 10 का हम लोग अगर HCF निकालेंगे तो HCF कॉमन होता है, तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर नहीं है, यानी जो हम लोगों का HCF आएगा वो 1 आएगा। तो हम लोगों का जो एलसीएम आ जाएगा टोटल वो हम लोगों का 45 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं और जो चीज़ हम लोगों से पूछी होती है वो हम लोग ऊपर रखते हैं। जैसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऊपर रखते हैं, तो नीचे अपने आप HCF हो जाएगा। अगर हम लोगों से HCF पूछा होता तो HCF ऊपर रखते हैं और नीचे एलसीएम हो जाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक अयस्क में 3 धातु लोहा, निकिल और कोबाल्ट 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि लोहे की लागत प्रति किलोग्राम 80 रुपये है और निकिल की लागत प्रति किलोग्राम 200 रुपये है, तो अयस्क की लागत प्रति किलोग्राम 150 रुपये है, तो कोबाल्ट की प्रति किलोग्राम लागत क्या होगी। तो हम लोगों ने मान लिया 2x, 3x और 4x है, क्योंकि 2, 3, 4 के अनुपात में दिया था। अब कह रहा है लोहे की लागत 80 रुपये है, तो लोहे की अगर 80 है तो टोटल कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। और उसके बाद हम लोगों से कह रहा है कि निकिल की कितनी है, 200 है, तो 200 है तो यानी कि 600x हो जाएगी। फिर इसकी हम लोगों से पूछा नहीं, इसकी हम लोगों से पूछा गया, इसकी हम लोग वाई मान लेते हैं, तो ये 4x प्लस 4x वाई हो जाएगी। और टोटल हम लोगों को 150 रुपये दे रखा है, यानी टोटल कर देंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x, और इसकी जो लागत है वो हमारी कितनी है, वो हमारी 150 है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9x इंटू 150, यानी कि हम लोगों का ये हो जाएगा यहाँ पर 1350x। तो ये हम लोगों का जो है ये बराबर होंगे दोनों, क्योंकि दोनों की हम लोगों ने अलग अलग निकाली और एक साथ निकाली, इसलिए हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं। 160x प्लस 600x प्लस 600x लिख देते हैं, प्लस 4xy बराबर 1350x। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ये हम लोगों का बन जाएगा 760x प्लस 4xy बराबर 1350x। x हम लोगों को कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, 760 प्लस 4y बराबर 1350x। x से x कैंसिल हो गया, तो 760 प्लस 4y बराबर 1350, तो 4y बराबर हो गया 1350 माइनस 760, तो 4y बराबर हम लोगों का आ गया 1350 में से 760 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 590 बटे, यहाँ पे 590 आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 590 बटे 4, यानी कि हम लोगों का जो आंसर आ जाएगा 147.5 आ जाएगा, 147.5 रुपये। तो y के जो वैल्यू आ जाएगी 147.5 रुपये आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को अनुपात दिया था 2x 3x 2 3 4 का अनुपात, तो 2x हो गया, 3x हो गया और 4x हो गया। फिर लोहे की लागत हम लोगों को दे रखी थी प्रति किलोग्राम 80 रुपये है, तो ये हो गया 160 मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी 200 दे रखी थी तो इसका हो गया 600x मल्टीप्लाई करने पे। इसकी हम लोगों को पूछी थी तो हम लोगों ने y मान ली, तो ये हो गई 4xy। टोटल की हम लोगों को 150 दी थी, तो टोटल हम लोगों ने ऐड कर दिया 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये हम लोगों का 9x हो गया। और इसकी जो लागत दे रखी थी वो 150 रुपये दे रखी थी, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया 1350x। अब ये टोटल और ये टोटल बराबर होगा, क्योंकि दोनों लागत है, तो हम लोगों ने इसको ऐड किया और 1350x के बराबर कर दिया। तो y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली, 147.5 रुपये आ गई, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी h हम लोगों से पूछ रहा है, त्रिज्या हम लोगों को 5 दे रखी है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 स्क्वायर मीटर दे रखा है। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई r h और आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये 3 फार्मूले आपको बेलन से रिलेटेड याद रखने हैं। तो यहाँ पर ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r बराबर 440 दिया है। पाई की वैल्यू को पुट कर दिया तो 22/7 हो गया गुणे 5 h प्लस 5 बराबर 440। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आगे हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 22 दूनी 44, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 22 से पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा।
तो अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी h प्लस 5/7 बराबर 2। तो h प्लस 5 बराबर 14। तो h बराबर 14 माइनस 5, यानी कि हम लोगों का आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हम लोगों ने 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर बराबर 440 लगाया। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, 22 दूनी 44, 44 10 बार में चला गया, 5 से डिवाइड किया तो 2 बार में चला गया, h प्लस 5/7 बराबर 2 हो गया। तो h की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। रूट 731 गुणे रूट 321 प्लस अंडर रूट 197 माइनस रूट 398 बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि x लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप डायरेक्ट वर्गमूल निकालेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लगभग नियर अबाउट की वैल्यू ले लेते हैं जहां से हम लोगों का वर्गमूल निकल रहा हो। जैसे 731 है तो हम लोग इसको 729 लिख सकते हैं, लगभग में 321 को 324 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर रूट 197 को रूट 196 लिख सकते हैं और रूट 398 के 400 लिख सकते हैं। तो 729 का जो हम लोगों का वर्गमूल आता है वो 27 होता है, 324 का हमारा 18 होता है, प्लस 196 का हमारा होता है 14 और 400 का होता है 20। तो अब हम लोगों ने नियर अबाउट इनकी वैल्यूज़ को निकाल लिया। तो ये हमारा हो गया 27 गुणे 18 और यहाँ पर प्लस 14 माइनस 20, तो इनकी मल्टीप्लाई की तो 486 हो गया, प्लस 14 माइनस 20। इसको सॉल्व किया तो हम लोगों का आ गया 480, जो कि हमारा ऑप्शन हो गया ए। इसको अगर आप लोग यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे काफ़ी लंबा जाएगा, दशमलव में आएगा, इसलिए हम लोग नियर अबाउट वैल्यूज ऐसी लेते हैं जिससे हम लोगों का डायरेक्ट पूरा वर्गमूल आ जाए। जैसे यहाँ पे 729 लिया, 27 आया, 324 का 28 आया, 196 का 14 आया, 400 का 20 आया और सॉल्व कर लिया तो 480 हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का एक ठोस धातु बेलन पिघलाया जाता है ताकि ऊंचाई 2 mm और आधार त्रिज्या 2 mm के n ठोस शंकु बन सके। n का मान ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने बताया था, जब भी हम लोग ऐसा निकालते हैं तो दोनों के आयतन निकालते हैं और डिवाइड कर देते हैं, हम लोगों को संख्या पता चल जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, ये हमारा मिलीमीटर में है, यानी सबसे पहले हम लोगों को यूनिट्स बराबर करनी होगी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं R1। तो R1 हमारा 6 सेंटीमीटर दिया है और H1 हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको जब हम लोग सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 60 mm और ये हमारा हो जाएगा 100 mm। अब हमारी जो डिजिट्स हैं ये सेम हो गई, जो यूनिट्स हैं वो सेम हो गई। अब क्या करते हैं, हम लोगों ने बताया था कि जो आयतन होता है वो हमेशा समान रहता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले धातु जो है बेलन का आकार का है, तो ये पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर H1 बराबर कितने शंकु बनाए जा रहे हैं, n शंकु बनाए जा रहे हैं। और किस आकार में बदला जा रहा है, शंकु के आकार में, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर H, इसको R2 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा और तो हमारा बन जाएगा R1 की वैल्यू रख देते हैं 60 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू रख देते हैं 100 बराबर n ऐसे ही रहेगा इंटू 1/3। R2 की वैल्यू हमको दी है 2 और H2 की वैल्यू निकालनी है, तो H2 की वैल्यू भी हम लोगों को दे रखी है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों से कह रहा है कि 2 mm, तो H2 की वैल्यू भी हम लोग रख देते हैं यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये हम लोगों का बन जाएगा 3600 इंटू 100। 3 इधर डिवाइड में है, इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हम लोगों का आ जाएगा n। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 900, 2 से डिवाइड करेंगे तो 450, यानी कि हम लोगों का आ जाएगा 450 गुणे 100 गुणे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 135,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे पहले बेलन का आयतन निकाला, शंकु का आयतन निकाला और n बन रहे थे, इसलिए n से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर दिया। R1 की वैल्यू 60 थी क्योंकि हम लोगों ने मिलीमीटर में चेंज कर लिया, H1 की वैल्यू 100 थी और R2 की वैल्यू 2 थी, H2 की वैल्यू 2 थी। तो सॉल्व करके कैलकुलेशन कर लिया तो 1,35,000 हम लोगों का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों को एक महाविद्यालयों की दे रखे हैं, छात्रों की कुल संख्या दे रखी है, विज्ञान का अध्ययन करने वाले दे रखे हैं, आर्ट्स का अध्ययन करने वाले दे रखे हैं और क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है एक साथ विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की अनुमानित औसत संख्या क्या है। तो ए में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं 1040 टोटल है, 25% विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, यानी हम लोगों की जो यहाँ पे आ जाएगा
इसको सॉल्व करेंगे तो 260 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग बी में निकालेंगे, बी में 820 है और 30% हम लोगों का विज्ञान कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का 246 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग सी में निकालेंगे तो ये सी में 1250 है और 36% कर रहे हैं तो 36/100 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 450 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग डी में निकालेंगे तो 1125 है और 48% है तो 48/100 कर देंगे, ये हम लोगों का 540 आ जाएगा। ऐसे हम लोग ई में निकालेंगे, ई में हमारा 1850 है और 12% है तो 12/100 कर देंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 222। अब हम लोगों को ए बी सी डी और ई में पता चल गए विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या। तो औसत पूछ रहा है, औसत में कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग निकाल लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये हम लोगों का इधर 8 आ जाएगा, इधर हम लोगों का ये बन जाएगा 1 और ये हम लोगों का 7 और 1, यानी 1718 टोटल जो है विद्यार्थी हैं जो विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। और कितने औसत संख्या मतलब कुल योग बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 343.6। तो 343.6 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को 1040 दिया था, इसमें 25% विज्ञान थे तो हम लोगों ने 260 निकाल लिया। ऐसे 820 में 30% थे तो 246 निकाल लिया। ऐसे 1250 में 36% थे तो 450 निकाल लिया। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने निकाल लिया। टोटल संख्या निकाल ली, टोटल विद्यार्थी 1718 है। तो टोटल जितना नंबर होता है टोटल बटे नंबर्स कितने हैं 1718, कितने महाविद्यालयों में 5 महाविद्यालयों में औसत निकाला तो 343.6 आ गया, यानी कि लगभग 344 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कुल मूलधन की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष में 600 रुपए है, मूलधन ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे मूलधन मान लेते हैं पी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% की दर से, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय 5 वर्ष का बटे 100, और कितना हम लोगों को प्राप्त होता है 600 रुपये प्राप्त होता है ब्याज। सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 से 100 कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 120 आ जाएगा। तो P बराबर 120 गुणे 10 यानी 1200 रुपये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जो हमारा मूलधन था वो 1200 रुपये थे। ऑप्शन नंबर डी सिंपल सा क्वेश्चन था, दर दी थी, समय दी थी, मूलधन नहीं दिया था, P मान लिया और ब्याज हम लोगों को दिया था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया, 1200 रुपये हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को दिया है दशमलव में कुछ हम लोगों को दिए हैं इक्वेशन, और इसमें हम लोगों से पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही लगाते हैं जैसे लास्ट में हम लोगों ने लगभग में मान के लगाया था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1% प्लस 24.99 गुणे 16.03%, या बटे 100 कर सकते हैं या परसेंट लिख सकते हैं। तो ये 280.02 है, इसको हम लोग मान लेते हैं 280 क्योंकि लगभग 280 के बराबर है। 45.01 है तो इसको 45 मान लेते हैं, बटे 100 परसेंटेज को हटाएंगे। 24.99 है तो इसको 25 मान लेते हैं। 16.03 है तो इसको 16 मान लेते हैं, बटे 100। अब इसको डिवाइड करते तो ये 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, तो इधर से 4 आ गया। यहाँ पे डिवाइड करते हैं 5 निम 45, 20 आ गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड करते हैं 14 आ गया, तो 14 और 9 की गुणा हो गई 126, 126 और 4 130 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो गया। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनको हम लोग लगभग में वैल्यूज को मान के सॉल्व करते हैं। 280.02 को 280 मान लिया, 45.01 को 45 मान लिया, 24.99 को 25 मान लिया और 16.03 को 16 मान लिया। कैलकुलेट कर लिया तो हम लोगों का आंसर आ गया 130। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है 5 पुरुष आधा कार्य 20 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष अगर आधा कार्य करते हैं 20 दिनों में, आधा करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, यानी डबल समय लेंगे 40 दिन। तो 40 दिन में 5 पुरुष जो है पूरा काम कर लेंगे। ये इतना हम लोगों ने निकाल लिया। पूरा काम करने में उन्हें 40 दिन का समय लगता है। तो कह रहा है एक कार्य को 4 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो एक फार्मूला होता है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। इसको यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 5 पुरुष 20 दिन में कर रहे हैं तो आधा काम कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा काम करने में 2 गुना समय लगेगा, यानी 40 दिन का समय लगेगा पूरा काम करने में। तो अब हम लोगों का फॉर्मूला होता है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, जहाँ पर M1 हमारे जो है संख्या है आदमियों की, D1 डेज हैं, M2 जो बाद में आदमियों की संख्या और D2 डेज हैं, और W1 W2 कार्य हैं। तो M1 का मतलब हो गया 5 पुरुष जो पहले काम कर रहे थे,
D1 का मतलब हो गया कितने दिनों में कर रहे थे, 40 दिन में कर रहे थे। W1 मतलब पूरा काम कर रहे थे, तो 1 हो गया। इसी तरीके से M2 एक कार्य को 4 दिनों में करने के लिए कितने पुरुष, M2 पता नहीं तो M2 लिख देते हैं। कितने दिनों में, 4 दिनों में करने के लिए, कितना पूरा काम करने के लिए, तो 1 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 4 से काटा 10 हो गया और M2 की वैल्यू हमारी आ गई 50, यानी 50 मजदूरों की आवश्यकता होगी एक कार्य को करने के लिए, 50 पुरुष की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 5 पुरुष अगर किसी कार्य को आधे दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में आधा कर रहे हैं, तो पूरा काम 40 दिन में करेंगे। तो M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2 लगा दिया, जिसमें हमारा M1 जो है आदमियों की संख्या जो 5 पहले दी थी, D1 जो समय ले रहे थे 40 दिन का, M2 हम लोगों से पूछा था, D2 था 4 दिनों में करने के लिए, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। M2 की वैल्यू आ गई हमारी 50। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। तो ये था हम लोगों का 30 मार्च 2022 का थर्ड शिफ्ट का मैथ्स का पेपर, जिसको हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एमसीडी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रीवियस एमसीडी के क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, उन सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग 2018 पे आएंगे और इस तरीके से जितने भी DSSS प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।